हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई मैं अताउल्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, आज हम एमडी कैट लेक्चर्स की अगला बेटा नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे आयोनिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड। दो बेटा टॉपिक आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बेटा हम आयोनिक सॉलिड की तरफ चलते हैं। इसमें आज सबसे पहले बेटा मैं डिस्कस करूंगा, आपको नॉर्मल एफएससी लेक्चर नहीं समझाऊंगा, वो आपने पढ़ा हुआ है, आपको आता है। इसमें बेटा बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा, अगर बेटा इस टॉपिक में वो एमसीक्यू एमडी कैट में उठाए तो वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो उनको बेटा सॉल्व करने की आज मैं आपको ट्रिक्स बेटा समझाने वाला हूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी बेटा, हमारा सबसे पहला टॉपिक है आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। दो बेटा हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आयोनिक सॉलिड की तरफ। जी बेटा, हमें पता है आयोनिक सॉलिड जो होता है, इसके नेम ही से जाहिर है किससे मिलकर बना होता है, आयन से मिलकर बना होता है। आयंस दो तरह के होते हैं, यानी कि ये कैटायंस और एनायंस से मिलकर बना होता है। अब कैटायंस कौन बनाती है, मेटल्स बनाती है। और मेटल हमें पता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स में बेटा लाई कर रही है। और एनायंस बेटा कौन बनाती है, एनायंस बनाती है नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स कहां पर पड़ी हुई होती है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स में पड़ी होती हैं। यानी कि अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स के साथ बेटा बॉन्डिंग बनाएंगे, यानी मेटल नॉन मेटल के साथ, तो हमारे पास आयोनिक सॉलिड बनेगा। यानी बेटा इससे आपने समझ लेना है, इसमें मेटल प्लस नॉन मेटल्स होती हैं, यानी कि आयोनिक कंपाउंड बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल के रिएक्शन से। जी बेटा, हमें पता है, अब कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे सर हमें कैसे पता चलेगा मेटल और नॉन मेटल। असल में हमें एक कंपाउंड प्रोवाइड कर दे, KCl प्रोवाइड कर दे, MgCl2 प्रोवाइड कर दे, FeO प्रोवाइड कर दे, Fe2O3, जिंक ऑक्साइड, या इसके अलावा कोई कंपाउंड मसलन लेड ऑक्साइड प्रोवाइड कर दे, तो हम कैसे पता कर पाएंगे। तो इसमें बेटा मेजोरिटी तौर पर जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो क्वेश्चन यही पूछता है आपसे, कोई बेटा फार्मूला लिख के प्रोवाइड करते हैं। अगर वो पूछेगा बताइए कौन सा कंपाउंड है, इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जा रहा है। अब आपने बेटा पता कैसे करना, आपने देख लेना, अगर उसमें मेटल प्लस नॉन मेटल कंबाइन हुई है तो वो कौन सा होगा, आयोनिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर जी हमें कैसे पता चलेगा नेम देखकर कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। मसलन मैं आपसे कंपाउंड पूछ रहा हूँ, सीजियम ऑक्साइड क्या है, सीजियम क्लोराइड क्या है, फ्रांसियम ऑक्साइड क्या है, फ्रांसियम क्लोराइड क्या है, बेरियम ऑक्साइड बेटा क्या होते हैं। तो आपने कैसे पता करना है कि आयोनिक कंपाउंड है कि दूसरा कंपाउंड है। तो बेटा आपने देख लेना उसमें मेटल और नॉन मेटल। स्टूडेंट पूछते हैं सर मेटल का कैसे पता चलेगा। बेटा आईयूपैक का रूल है कि जब भी आपने मेटल को नेम प्रोवाइड करना है, अपने मेटल का नेम एंड करना है एम पर। यानी कि अब जब भी हम मेटल को नेम देंगे तो उसका आखिरी हर्फ बेटा क्या रखेंगे, एम। मसलन सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो सभी के आखिर में एम मारा, तो बेटा ये क्या है, सारी की सारी मेटल्स हैं। तो आपने देख लेना कि जिसके आखिर में एम है वो मेटल है। तो एम वाला बगैर एम वाले के साथ, यानी कि दूसरा नॉन मेटल के आखिर में एम नहीं आएगा, सिवाय हीलियम के, उसके आखिर में एम नहीं आता। तो अगर इस वाले की बेटा बॉन्डिंग हो रही एम वाला और दूसरा नॉन एम वाला बेटा मौजूद है, तो हम पता कर सकते हैं ये बेटा क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, मेटल प्लस नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन है। मसलन लिथियम है, बेरियम है, फ्रांसियम है, जिंकम है, जिंक का असल नाम जिंकम होता है, निकल का निकोलम होता है, एसबी एंटीमनी का स्टीबियम होता है, प्लम्बम होता है, लेड का बेटा कॉपर का क्यूब्रम होता है। यानी कि अगर हम कोई भी मेटल देख रहे हो तो मेटल के आखिर में बेटा क्या आ रहा होगा, एम जरूर आ रहा होगा। यानी मेटल प्लस नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से बनता है। और जब भी आयोनिक कंपाउंड बनेगा मेटल प्लस नॉन मेटल रेडॉक्स रिएक्शन से बेटा बनेगा। अब दो चीजें आपने समझनी है, रेडॉक्स रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन क्या होते हैं। ये वैसे अलग टॉपिक में, यहाँ पर भी आपने समझ लेना अच्छे तरीके से, ताकि आपको इस हिसाब से बेटा पूछे। अक्सर बेटा जब एमडी कैट में क्वेश्चन आता है ना, मसलन वो क्वेश्चन एक हो रहा है, स्टूडेंट को लगता है कि ये फलान टॉपिक में से क्वेश्चन होगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है उसने किसी और टॉपिक में से पूछा हुआ होता है। क्वेश्चन वर्डिंग को इस तरीके से पेश करता है। तो जब भी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड, वो फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन हो या सेकंड ईयर में क्वेश्चन हो, तो हम उन सभी को बेटा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेटा मेटल प्लस नॉन मेटल रेडॉक्स रिएक्शन से बनेगा। अब रेडॉक्स रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन दोनों को समझना बेटा आपने। और इसके अलावा बेटा रेडॉक्स रिएक्शन से और आयोनिक कंपाउंड बेटा जब बनते हैं, तो जितने आयोनिक कंपाउंड होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले एक और अपनी चीज समझ लेनी है, हमारे पास जितने आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे साल्ट होते हैं। साल्ट साल्ट है तो किससे मिलकर बने होंगे, एसिड बेस रिएक्शन से मिलकर बने होंगे। अब आपने समझना है साल्ट है एसिड बेस रिएक्शन से। अब एसिड बेस रिएक्शन और साल्ट दो रेडॉक्स रिएक्शन दोनों को समझिएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब सोडियम है बेटा, सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की है, तो सोडियम ने क्लोरीन के साथ किस तरीके से बेटा बॉन्डिंग की होगी, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास चला गया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन ने गेन किया तो ये रिड्यूस हुआ, तो रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। तो रिडॉक्स रिएक्शन से हमारे पास NaCl बन गया। अब ये जो बेटा NaCl बना है ना, तो ये साल्ट है। साल्ट क्योंकि आयोनिक कंपाउंड और सारे आयोनिक कंपाउंड साल्ट होते हैं। अब सारे आयोनिक कंपाउंड जब साल्ट है तो इसका मतलब है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और साल्ट है तो ये किससे मिलकर बने होंगे, एसिड बेस रिएक्शन से मिलकर बने होंगे। तो अब बेटा आपने समझ लेना है कि एसिड बेस रिएक्शन किस तरीके से फिर हो गया। हमें पता है एसिड बेस का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है यूसेनोविच एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यूसेनोविच बेटा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारे पास हर वो चीज एसिड होगी, क्या होगी, हर वो चीज एसिड होगी। कौन सी चीज, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे BF3 वगैरह, AlCl3 वगैरह हो गए, जिंक क्लोराइड हो गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो ये सारे एसिड है। या वो चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी एसिड होगी, वो भी क्या होगी बेटा, एसिड होगी। और ऐसी चीज जो बेटा क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हो, वो भी क्या होती है, एसिड होती है। बेस फिर क्या होता है, बेस होता है हर वो चीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो और वो उस लोन पेयर को डोनेट कर सकती हो, वो क्या होती है, बेस होती है। तो अब यहां से समझिएगा बेटा, सोडियम, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सोडियम क्या होगी, बेस। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, भी मैंने बोला था ये क्या कर सकती, गेन। एसिड इलेक्ट्रॉन गेन करता तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन एसिड के तौर पर एक्शन परफॉर्म करा, तो ये बेस है, ये एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन से क्या बन गया, ये साल्ट मिलकर बन गए हैं। तो अब आपने यहां से समझ लिया है बेटा। अब आपने समझना बेटा कि हमारे पास जितने रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे एसिड बेस रिएक्शन भी होते हैं, जबकि जितने एसिड बेस रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। अगर समझ नहीं आई तो बेटा इस वीडियो को दोबारा से यहां से शुरू करके दोबारा फिर सुन सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे एसिड बेस रिएक्शन। आगे नेक्स्ट, अब आप इसकी बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज बेटा डिस्कस करेंगे आयोनिक कंपाउंड की। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस आपको पता है आयोनिक कंपाउंड क्यों ब्रिटल होते हैं, वो आपने पढ़ा हुआ है सच बेटा। उसमें अपोजिट आयंस होते हैं, मसलन ये अपोजिट आयंस हैं, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसी तरीके से क्लोराइड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये बेटा उसमें अपोजिट आयंस की लेयर्स होती हैं। जैसे इसको मैं बेटा किसी चीज से हथौड़े से प्रेस करूंगा तो ये लेयर्स थोड़ा सा आगे मूव करेंगी। अब क्या होगा, सेम लेयर्स एक दूसरे के सामने आएंगी, सेम लेयर एक दूसरे के सामने आएंगी तो रिपेल करेंगी, रिपल्शन से यहां से ये टूट जाएगा। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। और आपने समझ लेना आयोनिक कंपाउंड जब भी ब्रिटलनेस शो करेंगे ना तो साथ में ये क्लीवेज प्लेन भी शो करेंगे। तो यहां से आपने ये चीज समझ लेनी है। देख रहे हैं मैं क्वेश्चन अलग टॉपिक से आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं, लेकिन देखिए मैंने आगे जाकर उसका आंसर किसी अलग टॉपिक से छेड़ रहा हूं। तो ये क्या करता है, क्लीवेज प्लेन शो करते हैं, क्लीवेज प्लेन। तो इस चीज को भी आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। नेक्स्ट उसके बाद है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टेंस आपने समझना है, यहां से मैं क्वेश्चन करूंगा और साथ में मैं चला जाऊंगा 10वें चैप्टर की कंडक्टेंस पर, ठीक है ना, जब वहां से हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। कंडक्टेंस का मतलब है आयोनिक सॉलिड में से करंट गुजरना। सॉलिड आयोनिक सॉलिड जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में करंट कंडक्ट नहीं करवाते हैं, बल्कि किस फॉर्म में करवाते हैं, पिघला लूं, मोल्टन फॉर्म, फ्यूज्ड फॉर्म में चेंज कर लूं या उसको वाटर में डिसॉल्व कर दूं, सॉल्यूशन फॉर्म में बेटा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और अब बेटा हम जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मसलन मैंने उसको क्या किया, कंडक्टेंस आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाल दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया, आयन बन के कैटायंस एनायन, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया, आयंस बन गए। तो अब आपने बेटा मुझे बताना है कि अगर मैं बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाऊं या इसको फ्यूज्ड फॉर्म में चेंज करूं या सोडियम क्लोराइड को फ्यूज्ड फॉर्म या इसका सॉल्यूशन बनाऊं, तो बेटा देखिएगा जब मैग्नीशियम क्लोराइड को मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा ना तो मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व होकर प्रोड्यूस करेगा Mg पॉजिटिव 1 और 2 क्लोराइड आयन, यानी कि टोटल 3 आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करूंगा तो एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड, सिर्फ 2 आयंस बन रहे हैं। तो जब बेटा मैं मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो इसमें ग्रेटर अमाउंट में, ज्यादा तादाद में आयंस बन रहे हैं, तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, इसके सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से भी आपने इसको समझ लेना है। नेक्स्ट उसके बाद बेटा हमने देखना स्ट्रक्चर। तो आयोनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर थी, हमें पता है आयोनिक कंपाउंड मसलन डिफरेंट 7 तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो वो 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके वैसे सिलेबस में नहीं है तो हम सिंपल यहां से देखें स्ट्रक्चर। तो उसने बोला कि आयोनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो रेडियस रेशियो पर डिपेंड करती है। जिनका रेडियस रेशियो सेम होगी उसका स्ट्रक्चर सेम होगा। मसलन मेरे पास है सीजियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, दोनों की रेडियस रेशियो सेम होती है, दोनों क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर शो करेंगे। अब हम यहां से तो हम फेडरल की बुक से भी देखेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा फेडरल की बुक में बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है। मसलन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेटा
आयोनिक कंपाउंड को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो उसको बेटा क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करके डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर आयोनिक कंपाउंड के किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे? तो पहला फैक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जब भी हमारे पास कोई आयोनिक कंपाउंड क्या करेगा बेटा, कोई स्ट्रक्चर शो करने लगेगा तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो दो आयंस को एक दूसरे के साथ करीब खींचेगी और करीब खींचकर उसको एक दूसरे के साथ करीब आराम से बिठाएगी, और बिठाने के बाद बेटा क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। तो पहली शर्त है क्या होनी चाहिए, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमें पता है तमाम आयोनिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होती है। तो ये तो हर सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स बेटा क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मसलन सोडियम क्लोराइड है, जब बेटा ये बनता है तो 787 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये क्या है बेटा, उसके बीच में दोनों आयंस क्या हो गए, बहुत करीब करीब बैठ गए हैं, अब एनर्जी इसी वजह से रिलीज हो गई है। अब दूसरा बेटा, ये तो बिल्कुल बहुत सादा सा है, आपको वैसे भी पता है ये। अब हम अगला जो फैक्टर है इसको अपने अच्छे तरीके से समझना, इसमें से एमसीक्यू आ जाते हैं। दूसरा फैक्टर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी आयोनिक कंपाउंड को, डिपेंड करता है रेडियस रेशियो पर। किस पर डिपेंड करता है, रेडियस रेशियो पर। रेडियस रेशियो भी आपको पता है बेटा, आपके सिलेबस में है, रेडियस ऑफ कैटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन होता है। मसलन अगर बेटा हमारे पास रेडियस रेशियो 0.15 से लेकर 0.22 के बीच में हो तो बेटा वो क्या होगा, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगी। और अगर बेटा 0.22 से लेकर 0.1414 के बीच में तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, और 0.1414 और 0.732 के बीच में हो तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को हम क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोल रहे होते हैं, तो इसको रोम्बिक स्ट्रक्चर भी बेटा बोल रहे होते हैं। तो आगे उसके बाद 0.732 से अगर अबव हो तो बेटा वो भी क्यूब बनेगी, ये भी क्यूब बनेगी, ये भी क्यूब बनेगी। ये जो क्यूब बनेगी ना, इस क्यूब से थोड़ा सा डिफरेंट होगी। ये क्यूब बॉडी सेंटर्ड भी हो सकती है, फेस सेंटर्ड भी हो सकती है। मैं बताता हूँ क्या होती है बॉडी सेंटर फेस। जबकि जब इसकी बेटा क्या होगी, इसकी रेडियस रेशियो 0.732 से अबव होगी, वो क्यूब जो बनेगी वो हमेशा बॉडी सेंटर्ड क्यूब होगी। तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए। मसलन NaCl है, NaCl का जब स्ट्रक्चर बनता है तो इसकी रेडियस रेशियो बेटा पता चलता है, तो रेडियस रेशियो इसकी 0.522 है। 0.522 बेटा किसके बीच में फॉल कर रही है, 0.52 इसके बीच में फॉल कर रही है। इसका मतलब NaCl की ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर या क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल क्यूबिक एक ही चीज होती है, ठीक है ना। क्योंकि जब क्यूब बनता है तो क्यूब में भी बेटा क्या होता है, कमरे जितनी जगह कवर होती है, और जब ऑक्टाहेड्रल बनता है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी देखिएगा बिल्कुल कमरे जितनी जगह ही कवर कर रहा है। तो दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, सिर्फ इनके अंदर बेटा एटम्स में या आयंस की अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर उनकी जगह उतनी ही कवर कर रहे होते हैं, सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, बाकी दोनों के दोनों सेम होते हैं। और अगर इसी तरीके से सीजियम क्लोराइड देखें बेटा, सीजियम क्लोराइड क्या होता है, इसकी रेडियस रेशियो 0.93 है तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब बनाएगा। जिंक सल्फाइड बेटा इसकी रेडियस रेशियो 0.40 है तो ये क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब आपने समझ लेना है बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्या होती है, फेस सेंटर्ड क्यूब क्या होती है। मतलब मैं यहां पर बेटा एक क्यूब बना रहा हूं, ये मैंने एक क्यूब बना दी। बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूब देखने के लिए बेटा आपने दो चीजें देखनी है, दो चीजें दिमाग में रख लेनी है। आपने देखना है कि कॉर्नर पर कौन से आयंस पड़े हैं। मसलन कॉर्नर्स पर यहां पर ब्लैक आयंस पड़े हैं, कॉर्नर्स पर यहां पर मैंने ब्लैक आयंस रख दिए। आपने एक देखना है कॉर्नर पर कौन से आयंस पड़े हुए हैं, और कॉर्नर्स पर जब आपको पता चल गया कौन से आयन पड़े हैं तो फिर उसके बाद आपने देखना है वैसे ही आयंस और कहां पर पड़े हुए हैं। अगर वैसे ही आयन उसके फेसिस पर पड़े होंगे, वैसे ही आयन उसके फेसिस पर पड़े होंगे तो इसका मतलब वो फेस सेंटर्ड क्यूब है। और अगर वैसे ही आयन उसकी बॉडी के बिल्कुल अंदर पड़े होंगे तो वो बॉडी सेंटर्ड क्यूब होगा। यानी कि आपने देखना कॉर्नर पर कौन से पड़े हुए हैं, फिर वैसे ही आयन और कहां पर पड़े, फेस पर पड़े तो फेस सेंटर्ड क्यूब, बॉडी में पड़े तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब हो जाएगा। तो यहां से आपको ये क्लियर हो चुका हुआ होगा। तो ये बेटा हमारे पास इसकी क्या बन गई है, रेडियस रेशियो, उससे हम पूरा इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा बाकी आपने इस टॉपिक को पूरे को पढ़ लेना है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाली चीज नहीं। जो ट्रिकी पॉइंट्स से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी यहां से इंट्रोडक्शन के हवाले से, और इसका इस तरीके से बेटा ये पूछ रहे थे रेडॉक्स और एसिड बेस रिएक्शन एग्जांपल देकर पूछ रहे थे, वो मैंने आपको सारे का सारा आपको ऐसे क्लियर कर दिया कि दोबारा आपको उसमें एक प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी बेटा रेडियस रेशियो मैंने यहां से आपको क्लियर कर दी है। अब उसके बाद बाकी बुक से आपने इसको थोड़ा रीड कर लेना है।
नेक्स्ट उसके बाद बेटा हम देखते हैं मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं। और इसमें एक और चीज समझ लें बेटा, जब हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो गया तो डिसॉल्व आयोनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल अगर वो क्वेश्चन पूछ ले तो आपने देखना है जब चीज डिसॉल्व सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, जब हमने पढ़ा था 7 क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सॉलिड के अंदर वो स्ट्रक्चर होंगे, जब वो चीज आप लिक्विड में डिसॉल्व कर देंगे अब उसका स्ट्रक्चर का तहस नहस हो जाता है, सारा खत्म हो जाता है। अब उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा हम पढ़ते हैं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड का इंट्रोडक्शन आपने समझ लेना। इसमें मेजोरिटी तौर पर बेटा वो बॉन्ड पूछता है, मसलन वो कोई कंपाउंड प्रोवाइड कर देगा आपको उसमें और पूछेगा इसमें बॉन्ड कौन सा है, या वो आपसे एग्जांपल के तौर पर पूछता लेता है ये कंपाउंड लिखा है बताइए कौन सा सॉलिड बनाएगा जी, कंटेन कोवलेंट। अच्छा, अब आपने समझ लेना है कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, कौन कौन सी चीजें मॉलिक्यूलर सॉलिड बना सकती हैं, ताकि अगर वो एमसीक्यू पूछ ले कोई कंपाउंड का नाम लिखकर तो आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा तो कौन कौन सा सॉलिड बनाएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाने के लिए बेटा मॉलिक्यूल होना जरूरी है, और मॉलिक्यूल की लाजमी शर्त है उसके अंदर बेटा क्या होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट, सारे कोवेलेंट बॉन्ड वाली चीजें मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं बनाएंगे, कुछ कोवेलेंट भी बनाती हैं, मसलन डायमंड है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन वो कोवेलेंट सॉलिड बनाती है, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाती है। पहली चीज क्या है, आपने दो चीजें गौर से देख ली, पहला उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन उसका स्ट्रक्चर कन्फाइंड होना चाहिए। ये नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर का पता ही नहीं चल रहा, मसलन ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में 1 लाख कार्बन एटम भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 2500 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर नंबर ऑफ कार्बन कन्फाइंड नहीं है उसमें। और जबकि बेटा क्या है, अगर मैं आपसे कोई ऐसा स्ट्रक्चर बोलूं, ऐसा मॉलिक्यूल बोलूं जिसमें कन्फाइंड कार्बन की एटम की तादाद है, तो वो बेटा क्या होगा, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला कोवेलेंट वो देख लेना, दूसरा उसका स्ट्रक्चर कन्फाइंड हो, मैंने कार्बन की तादाद फिक्स कर दी हुई, मसलन मैंने कहा दिया उसमें 20 कार्बन है, वो 30 कार्बन वाला है, वो 15 कार्बन वाला है, वो 10 कार्बन वाला डीकेन है, वो 25 कार्बन वाला, जब मैंने कन्फाइंड कर दिया उसका नंबर, अब वो मॉलिक्यूल है, अब वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा। जब उसकी स्ट्रक्चर कन्फाइंड नहीं है, मुझे नहीं पता उसके अंदर 1 लाख कार्बन एटम है, 2 लाख कार्बन एटम, 5 लाख कार्बन, जैसे सैंड मॉलिक्यूल के अंदर मुझे नहीं पता उसमें कितने कार्बन हो सकते हैं, उसमें हो सकता है 1500 वाला भी सैंड का जर्रा हो, 2000 वाला भी हो, 2500 वाला भी हो, 5000 वाला भी हो, लाख वाला भी हो, तो उसमें कन्फाइंड नहीं है। तो उसमें दो चीजें हैं, कोवेलेंट और कन्फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम होनी चाहिए आपके पास, मतलब वो कितनी भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 20 हो सकती है, 10 हो सकती है, तो वो बेटा मॉलिक्यूल बनाएगी। तो उससे बेटा क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा। समझ रहे बेटा, उसमें एटम्स की तादाद कन्फाइंड होनी चाहिए जी। अब मैं कोई मॉलिक्यूल आपसे पूछ रहा हूं, आपने देख लेना क्या उसमें कोवेलेंट है, कोवेलेंट है और कन्फाइंड बोला हुआ है तो इसका मतलब है वो होगा। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं हेक्साडीकेन, हेक्साडीकेन का मैं आपसे स्ट्रक्चर पूछ रहा हूं, हेक्साडीकेन, हेक्साडीकेन का मतलब इसमें 16 कार्बन होंगे, कन्फाइंड कर दिया ना मैं, और मुझे पता है हेक्साडीकेन क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कन्फाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर होगा और वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा। समझ रहे बेटा, तो ये इससे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा, अगर समझ नहीं तो थोड़ा सा पीछे से करके आप देख सकते हैं वीडियो। दूसरा ब्रिटलनेस, ये भी ब्रिटल होते हैं, मसलन मेरे पास ड्राई आइस बर्फ पड़ी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की बनी हुई बर्फ, मैंने हथौड़ा मारा टूट गई, ब्रिटलनेस बोलते हैं टूटना। तो अब ब्रिटलनेस हमने इधर भी पढ़ी, आयोनिक में भी इधर भी पढ़ी, इसके अंदर ब्रिटलनेस आयोनिक कंपाउंड के अंदर, आयोनिक सॉलिड के अंदर जो ब्रिटलनेस होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है तो ब्रिटलनेस कम होती है, ये क्या करता है, इतना ज्यादा नहीं टूटता। और इसमें क्या, बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मसलन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जा रही होती हैं। कौन सी फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जितनी टाइप्स है, वॉन्डरवाल फोर्सेस, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वो आयन डाइपोल हो, वो डाइपोल डाइपोल हो, वो इंड्यूस डाइपोल हो, वो लंदन डिस्पर्जन हो, या इसके अलावा भी जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब हमारी बुक में इतनी लिखी है, वैसे इसके अलावा भी टाइप्स होती हैं, वो सारी की सारी इसमें पाई जाएंगी। और ये वो सारी की सारी क्या होती हैं, आयोनिक बॉन्ड से तो बहुत ज्यादा वीक होती हैं, तो इनकी ब्रिटलनेस क्या होगी, ज्यादा, उतनी ताकत से इस पर हथौड़ा मारे, उतनी ताकत से इस पर हथौड़ा मारे तो उसके कचरा ज्यादा बनेगा जी। आगे उसके बाद है वीकेस्ट बॉन्ड पाया जाता है, वीकेस्ट बॉन्ड पाया जाएगा तो बेटा क्या होगा, उस वीकेस्ट बॉन्ड को कंप्रेस करना, उसको तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो, क्योंकि वीक फोर्स पाई जा रही है, उसको तोड़ना खुद आसान होगा, यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। वीक फोर्स पाई जा रही है तो मॉलिक्यूल का उड़ना यानी कि वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होगी। आगे देखें, वेपोराइजेशन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन समझें, वेपोराइजेशन ज्यादा होगी और हीट ऑफ वेपोराइजेशन लो होगी, यानी कि मैं थोड़ी हीट दूंगा तो वेपर बनना शुरू कर देगा। तो इस चीज को भी समझ लेना है आपने, दो टर्मिनोलॉजी यहां से समझ लेनी है। उसका क्या होगा बेटा, वेपोराइजेशन हाई होगी, जबकि हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, लो होगी यहां से।
तो अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, जबकि मेल्ट और बॉयल करने के लिए जो हीट देना पड़ेगी वो बेटा क्या होगी, हीट ऑफ, इसको हम बोलेंगे। और दूसरा बेटा हमने इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना, तो हमें पता है जितने आयोनिक कंपाउंड हैं उनका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से फाइंड आउट करते हैं। और मैंने यहाँ पर बोल दिया ये कौन कौन से होते हैं आयोनिक, मसलन इनका स्ट्रक्चर भी कन्फाइंड है, कोवेलेंट बॉन्ड आयोडीन, अमोनिया, आर्गोन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा अब बेटा जरा गौर से देखना है, मसलन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास है आइस, आइस पड़ी हुई है और यानी कि वाटर है, और दूसरी साइड पर आयोडीन है। हमें पता है आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और आयोडीन के अंदर कौन सा बॉन्ड बेटा पाया जाता है, आयोडीन में पाया जाता है लंदन फोर्स। अब आप मुझे बताएं आइस और आयोडीन में से, दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में पाया जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बेटा पाया जाएगा आयोडीन में, क्योंकि आयोडीन है सॉलिड और आइस बेटा क्या है, आइस, इसका बेटा हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है, सब्लिमेशन हीट इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू आइस या एज कंपेयर टू वाटर मेरे पास पड़ा हुआ है। अब आपने ये नहीं कहनागा कि इसमें बेटा, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड का तो बड़ी ताकतवर फोर्स है तो इसका मेल्टिंग, ये क्या इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स है आयोडीन में कम, नहीं बेटा। जब ये चीज आपने यहां से क्लियर करनी है कि जब हम बेटा किसी चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसका साइज सेम होना चाहिए, पहली चीज तो ये है। अब वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, इसमें दोनों में स्ट्रॉन्ग किसकी है। लेकिन आपने अगर ऐसा कोई इसके अलावा बेटा वो क्वेश्चन को चेंज कर दे तो आपको पता होना चाहिए, जब हम बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो आपने देखना उनमें से सारे मॉलिक्यूल का साइज कंपेरेबल होता है, ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। इन दोनों का साइज डिफरेंट है, साइज डिफरेंट होने की वजह से इसमें लंदन फोर्स और बड़ी ताकतवर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पाई जाती है, ठीक है। अगर वो कंपैरिजन करके पूछे तो आपने साइज देखकर फिर कंपैरिजन करके उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और बाकी सारी चीजें बतानी है। और बाकी बेटा अमोनिया है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड मेजॉरिटी तौर पर बेटा इसमें से यही क्वेश्चन एग्जांपल देता है और पूछ लेता है कौन सा सॉलिड बनेगा, फोर्स कौन सी होगी। आपको फोर्स भी पता होना चाहिए इसमें, वो अगर आपने फोर्स वाला लेक्चर नहीं सुना तो पीछे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला बेटा जाकर टॉपिक सुन सकते हैं। टाइप्स, अच्छा इसमें बेटा एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, ये अगले टॉपिक से रिलेटेड भी है। मसलन वो पूछ लेता है ये मेरे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो बताएं इसमें कौन सी फोर्स पाई जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी पूछ सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी पूछ सकता है। मसलन बेटा मेरे पास NaOH, अब पता करना इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जा रहे हैं। मसलन सोडियम बेटा हमें पता है आयन है, कैटायन, और ऑक्सीजन बेटा क्या है, एनायन है, OH। तो इनके बीच में तो पाया जा रहा है आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेटा कौन सी एनर्जी देना पड़ती है, लेटस एनर्जी, इसको देना पड़ती है लेटस एनर्जी। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता तो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए देना पड़ती है बॉन्ड एनर्जी। ये दोनों में फर्क भी समझ लेना है, लेटेस्ट एनर्जी आयोनिक के लिए होती है, बॉन्ड एनर्जी कोवेलेंट के लिए होती है। अब Na और O में तो पाया जा रहा आयोनिक बॉन्ड, जबकि O और H में ये बेटा क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये मेटल ऑक्सीजन, सोडियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है आयोनिक, और ऑक्सीजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, इन दो नॉन मेटल का बॉन्ड कौन सा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहां पर भी आप पता कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड ये बेटा आया हुआ है, इसको जरा गौर से समझें, इसमें कितनी तरह के बॉन्ड है। मसलन अमोनियम क्लोराइड है बेटा मेरे पास, ये अमोनियम क्लोराइड बना है बेटा NH3 से। हमें पता है NH3 में 3 हाइड्रोजन, 3 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, मैं लिख रहा हूं इसके अंदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। अब 3 कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ अमोनिया मॉलिक्यूल में होता है, जबकि ये तो NH4 है, तो इसने एक चौथा भी हाइड्रोजन खाया है। और वो चौथा हाइड्रोजन इसने कैसे खाया, जब इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया, और लोन पेयर डोनेट किया इसको, तो जब हाइड्रोजन को डोनेट किया तो हमें पता नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया NH4 पॉजिटिव। अब ये जो एक बॉन्ड बना तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट, एक इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो गया। पीछे क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव, इसने बॉन्ड किया Cl नेगेटिव से। अब Cl नेगेटिव ये क्या है, कैटायन और एनायन। यहां पर बेटा देखिए थोड़ी सी अबनॉर्मेलिटी भी है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही मेजॉरिटी तौर पर आयोनिक बॉन्ड बनता है, जबकि बाद ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। तो यहां पर ये दो आयंस हैं, इन आयन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है NH4Cl, अब इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है। तो इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और एक आयोनिक बॉन्ड है। इस तरीके से बेटा वो क्वेश्चन भी पूछता है, तो आपको हर का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से बॉन्ड मौजूद हैं। और दूसरा बेटा अपनी आयोडीन का स्ट्रक्चर यहां से समझना है। आयोडीन का अगर हम बेटा देखें ना, तो आयोडीन में एक उसने बात कही है, आयोडीन में सॉलिड में अगर हम देखें तो ज्यादा बेटा डिस्टेंस होता है। मसलन ये आयोडीन सॉलिड फॉर्म में डिस्टेंस बढ़ गया, और जब हम बेटा गैस की बात करते हैं तो गैस फॉर्म में डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ये सब्लिमाइज होती है, लिक्विड बनती नहीं है ये।
सॉलिड फॉर्म में इसका डिस्टेंस कैसे बढ़ गया? हमें पता है बेटा आयोडीन जब सॉलिडिफाई हो रही होगी तो एक आयोडीन ये है, इस आयोडीन को बेटा अट्रैक्ट करेगी, इस आयोडीन को, ये इधर वाली आयोडीन को अट्रैक्ट करेगी। और हमें पता है इसका साइज ग्रेटर होने की वजह से जब सॉलिडिफाई होते हुए ये आयोडीन इस आयोडीन को अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये आयोडीन इसको अट्रैक्ट करेगी, तो इसका इधर वाली साइड पर डिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा, ये इसको अट्रैक्ट करेगी तो ये इधर वाली साइड पर चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, दो आयोडीन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। तो अब बाकी अगर आपने एमडी कैट लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक समझने हो तो हमने एमडी कैट की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहां से जाकर आप बाकी लेक्चर्स भी विजिट कर सकते हैं।